ठीक है, सब है ना यहाँ पर? ठीक है, सौरभ है। ठीक है, चलो हम कर रहे थे एलसीआर सर्किट, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट ये कर रहे थे हम, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में मैंने तुम्हें बता दिया था एलसीआर सर्किट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस एलसीआर सर्किट में भी हमें कौन सा सर्किट पढ़ना था? कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, ठीक। और कोई भी चीज कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट कब कहलाती है भाई? कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट होने का मतलब है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी हाई, ठीक है, टू द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। मतलब देखो, ऐसा अगर कुछ होगा तो ये होता है कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। मतलब वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस हाई होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में? इंडक्टर के कंपैरिजन में, ठीक। तो इसी चीज को हम कहते हैं कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, राइट। और इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब सिंपली ऐसे भी कर सकता हूं मैं ये। वोल्टेज का मतलब होता है आई एक्स सी, मतलब रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो आई से आई कैंसिल कर दो, या तो ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। एक्सी लिखो और एक्सएल लिखो, ये चीज सेम है, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँ कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, तो बेटा याद रखना रेजिस्टेंस कैपेसिटर वाले का ज्यादा होना चाहिए, और कैपेसिटर वाले का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसकी वोल्टेज भी हाई होगी, ठीक। अच्छा, इसको बनाते कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट देखो ऐसे बनाते हैं, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसकी रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट क्या होता है? पहले इंडक्टर लगा लो एक, ठीक है, एक यहाँ पर इंडक्टर लगा लो ऐसे करके, ठीक। फिर एक कैपेसिटर लगा लो यहाँ पर, और फिर एक रेजिस्टेंस लगा लो ऐसे करके, ठीक। और इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो किससे? एक एसी सप्लाई से। तो देखो मैं ना इसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया एक एसी सप्लाई से, राइट। अच्छा, इस एसी सप्लाई को हम लिख क्या सकते हैं? इस एसी सप्लाई को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ये करंट जाएगा, ठीक है, ये करंट भी एसी वाला करंट होगा। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था और बड़े डीप में बताया था ये कि किस में कौन जीतता है। अगर मेरे पास इंडक्टर है तो इंडक्टर में कौन लीड करता है? इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूं कि ईएमएफ में, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, किससे? करंट से लीड करता था ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। ये करंट रहा और ये रहा, ये देखो इससे लीड कर रहा है, ये हो गया पाई बाय 2 प्लस। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब ईएमएफ लैग करती है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे आई ये हो गया, और ये हो गया हमारा वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये लैग करती है, ठीक है। और इस सर्किट में कौन जीत रहा था? इस सर्किट में दोनों सेम फेज में चल रहे थे, मतलब करंट भी और वोल्टेज भी, ठीक। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें बताया था। फिर मैंने तुम्हें बताया था भाई कि अगर इस सर्किट का नेट मुझे देखना हो कि कैसे हो रहा होगा, तो इस ग्राफ को ऐड कर दो। इस ग्राफ को ऐड करोगे तो कैसा बनेगा ये ग्राफ? बताओ। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, देखो ऐसे करके मैं बना दे रहा हूं। हाँ, करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम चल रहे थे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा VL जो कि पाई बाय 2 आगे चल रहा था, और यहां पर आ जाएगा VC, ठीक है, ये आ जाएगा VC। अच्छा, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ
इन तीनों ग्राफ को जब ऐड कर दोगे ना, ग्राफ ऐसा ही तो दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट की। तो कैपेसिटिव में मैंने तुम्हें बता रखा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हाई होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर ये हैवी होगा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया वीसी। वीसी देखो कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे भाई। वेक्टर एडिशन तो तुम्हें पता ही होगा कि एक वेक्टर अगर इधर है और एक वेक्टर इधर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो वो क्या आएगा, देखो वो आएगा VC माइनस VL, ठीक है। VC माइनस VL, क्योंकि अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो नीचे कुछ ना कुछ आंसर तो बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर VC बहुत ज्यादा था VL की कंपैरिजन में, राइट। अभी भी देखो यहाँ पर दो EMF अभी भी बची है, एक VR वाली और VC माइनस VL वाली, ठीक है। ये दो वेक्टर बचा है। तो इन दोनों का भी अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहाँ आएगा, इन दोनों के यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ देखो बना दे रहा हूँ इसको, ये देखो ये मैंने बना दिया ये। सो बेटा ये हो गया इनका ईएमएफ, ठीक है, नेट ईएमएफ, जो मैं नेट ईएमएफ कह रहा था। और नेट ईएमएफ आएगा कैसे बताना, नेट ईएमएफ आएगा वी आर का स्क्वायर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे, ठीक है, या मैग्नीट्यूड जैसे लगाने निकालते थे। तो ये क्या हो जाएगा, वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर, वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर, राइट। और ये कितने पीछे चल रहा है, 5 एंगल पीछे चल रहा है। तो यहां पर देखो, अब तुम्हें ये नहीं देखना है और ये नहीं देखना है, इन दोनों का नेट तो मैं ये निकाल चुका हूं, ठीक है। तो अब ये करंट देखो और ये ईएमएफ देखो। तुम्हें लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है कि ईएमएफ देखो इतनी पीछे चल रहा है, 5 एंगल पीछे चल रहा है। तो ये 5 तुम्हें निकालना है और ये ईएमएफ से तुम इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो इस पूरे सर्किट का, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस इस ई नेट को ही आगे बढ़ाना है। ई नेट देखो क्या आ रहा है, ई नेट हमारा आ रहा है, मतलब पूरे सर्किट में जो ईएमएफ है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया आई एक्स सी माइनस आई एक्सएल इसका स्क्वायर। अब बेटा अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से आई कॉमन निकालेंगे तो बताओ आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया हमारा ई नेट। सो बताओ ई नेट अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ई नेट होगा ई नेट डिवाइड बाय आई, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे करके, अब जल्दी से बता दो टोटल ईएमएफ, ये क्या है, ये है टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज भी जिसे तुम कह सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल करंट, ठीक। तो ये हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को इंपीडेंस से दिखाते हैं, इंपीडेंस। मैंने ये तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि इसके रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं और इंपीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, राइट। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ये ओमेगा एल का स्क्वायर, देखो ऐसे करके। सो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नो नहीं। सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत सिंपल सा सिनारियो है, अब देखना बहुत सिंपल सा। मुझे 3 चीजें पता करनी थी, हर सर्किट में 3 ही चीज पता करनी है। क्या क्या पता करना है, एक तो मुझे पता करना था ईएमएफ कितना है, तो देखो टोटल ईएमएफ मैं निकाल चुका हूं। एक मुझे पता करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, ये भी पता कर लिया। एक पता करना है कि अगर ईएमएफ लैग कर रहा है, ठीक है, तो कितने एंगल से लैग कर रहा है, ये चीज भी मुझे पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, ये देखो ध्यान से देखना कैसे पता करेंगे इसको। सो ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ फाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सो बहुत सिंपल था, एक ही डायग्राम आ रहा है। देखो हमारे पास क्या डायग्राम आ रहा था, यहां पर आ रहा था हमारे पास वी आई और ये आ रहा था वी आर, राइट। और ये आ रहा था हमारे पास क्या, वी सी माइनस वी एल, ठीक है।
ऐसा करके आ रहा था, और हमारा ई नेट कहाँ आ रहा था, ई नेट देखो ऐसे आ रहा था, ये आ रहा था हमारा ई नेट, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना है, ये कैसे पता पता करोगे, फाई कितना है, तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है, यहाँ से टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अच्छा बेस पे क्या है, बेस पे देखो तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये है वीसी माइनस वीएल के, ठीक है। तो चलो ये फाई एंगल निकाल लेते हैं। तो फाई एंगल कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ रहा है, वीसी माइनस वीएल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वीसी माइनस वीएल, ठीक है। और बेस कितना आ रहा है, बेस आ रहा है वी आर, ठीक। सब में से आई कॉमन निकाल लो, इसको आई एक्सी लिखा जा सकता है, इसको आई एक्सएल लिखा जा सकता है, इसको आई आर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करो, टेन फाई क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय आर, राइट। एक्सी कितना हो जाएगा, वन अपॉन ओमेगा सी, और ये कितना हो जाएगा एक्सएल ओमेगा आर, ठीक है, डिवाइड बाय आर। तो तुम इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फाई की वैल्यू देखो बेटा, ये अगर तुम लिखोगे टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय आर, तो ये भी सही है, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इजकल टू टेन इनवर्स क्या, वन बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिवाइड बाय आर, ठीक है, कैसा भी लिखो सेम है। तो यहां पर मुझे क्या पता चल रहा था कि ईएमएफ इतने एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है, सर्किट में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं नोट करके क्या लिखूंगा, बताओ, नोट करके एलसीआर सर्किट के बारे में मैंने क्या जाना। अगर कोई तुमसे पूछ ले एलसीआर सर्किट में टोटल ईएमएफ कितनी होती है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये निकालेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि पूरा सर्किट का एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है, तो देखो इसी से लिख सकते हैं, बस आई हटा देना इसमें से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ये देखो ऐसे करके, राइट। थर्ड थर्ड चीज क्या है, थर्ड तुमसे पूछेगा कितने एंगल से लैग या लीड कर रहा है, तो ईएमएफ लैग्स करंट बाय फाई एंगल, ठीक है, इन कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, ठीक। और कितना था ये हमारा आ रहा था फाई, कितना आ रहा था, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय आर, ये देखो ऐसे आ रहा था। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। तो बेटा ये सारी चीज किसके बारे में है, ये सारी चीज है एलसीआर के बारे में, ठीक, सिंपल एलसीआर, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा ये एलसीआर सर्किट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलसीआर ही ऐसा सर्किट है जिसमें हम अपने मन चाहे से किसी को भी आगे ले जा सकते हैं, ईएमएफ को भी आगे कर सकते हैं और करंट को भी। देखो इस अगर मैंने कैपेसिटी वाला लिया था तो यहाँ पर ईएमएफ लैग कर रहा है फाई एंगल से, लेकिन अगर मैं यही तुम्हें कहूंगा ना इंडक्टिव वाला लो, इंडक्टिव वाला जैसे ये था, इंडक्टिव वाले में क्या होता है, इंडक्टिव एलसीआर में पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये वेक्टर ज्यादा बड़ा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा, तो बताओ इसका नेट कहाँ आएगा, इसका नेट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। सो इन दोनों का नेट निकालूंगा तो ईएमएफ यहाँ कहीं आएगा, सो ईएमएफ वहां पर उस केस में लीड कर रहा होगा। दिखा देता हूं तुम्हें, देखो कैसे, मैं क्या बता रहा हूं, हाँ देखना जरा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं इंडक्टिव एलसीआर सर्किट की, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, ठीक है, सीट केयरफुली। अच्छा इंडक्टिव एलसीआर सर्किट का मतलब सिंपल है कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा रहेगी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर से, तो इसका और क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकल सकता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, सिंपल इतना याद रखना,
ठीक है। और जब भी ऐसा होगा तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, ये आई हो गया, ये वी आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर वी सी आएगा, देखो छोटा सा यहाँ पर आएगा वी सी, वी सी स्मॉल क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज कम है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा वी एल, ये देखो ऐसे करके वी एल, ठीक है। हाँ अब बताओ इन दोनों का नेट कहाँ होगा, अगर मैं पूछूं इन दोनों का नेट कहाँ होगा, इसका और इसका नेट कहाँ आएगा। सो एक बड़ा वेक्टर एक छोटा वेक्टर है, तो इन दोनों को सॉल्व करके इनका नेट ऊपर की तरफ आएगा। सो नेट ऊपर की तरफ आएगा मतलब कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये होगा ऐसे, फिर से बना दे रहा हूं, आई हो गया, वी आर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वी एल माइनस वी सी, ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा। और इन दोनों को, अब ये वोल्टेज बची है और ये वोल्टेज बची है, इन दोनों का भी नेट निकालेंगे तो कहाँ आएगा, इधर इस डायरेक्शन में आएगा, देखो यहाँ कहीं, यहाँ ऐसे, ठीक है ऐसे आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी जो ईएमएफ है वो करंट से अब लीड कर रही है इतने एंगल से, फाई एंगल से, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर एलसीआर सर्किट ही एक ऐसा सर्किट है जिसमें तुम अपनी मन चाहे किसी को भी लीड या लैग करा सकते हो। दैट इज वाई एलसीआर सर्किट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताओ, देखो ऐसा करके दे रखा है, मैंने शायद ये तुम्हें बता रखा है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, चलो फिर भी बता देता हूं, यहाँ करवा देता हूं तुम्हें। frequency response of different AC components, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे हो जाएगा ये, मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और इसमें एसी करंट आ रहा है, ठीक, ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। और यहाँ पर दूसरे केस में मान लो मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक, ये कैपेसिटर है और ये आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, राइट। और थर्ड केस में मेरे पास है इंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एसी करंट, ठीक है। तो मुझे बताना है कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। अच्छा याद करो जरा ध्यान से देखो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो आ रही है और दोनों सेम फेज में चलते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इस सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। याद रखना इसका रेजिस्टेंस सिंपल आर है, रेजिस्टेंस is frequency independent component, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, मतलब अगर तुम फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख दो सर्किट की, बढ़ा दो घटा दो, इस वाले सर्किट में, आर वाले सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इसका फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई का, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट मान लो इनिशियली इतना था तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट कांस्टेंट ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता ऐसे सर्किट में, ठीक है। दूसरा देखो इस वाले सर्किट का, अच्छा अगर मैं कैपेसिटिव का रेजिस्टेंस पूछूं तो पहली बात तो इसके रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है इसे, रिएक्टेंस, ठीक है बेटा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये गिवन होता है एक्स सी, मतलब 1/ओमेगा सी, ठीक है। और एक्स सी क्या होता है, एक्स सी ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2πfc। तो क्या तुम्हें यह क्लियरली दिख रहा है कि एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, हैगा। तो मतलब तुम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर का उतना कम हो जाएगा, ठीक।
तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का जितना कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे, उतना करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो बताओ इसमें कैसे कैसे जाएगा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ कैसे जाएगा इसमें? ठीक है, तो अगर तुम इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा घटेगा? कम होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो बताना क्या होगा? अगर एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट ज्यादा नहीं होगा इस सर्किट में? तो कैसे जाएगा ग्राफ ये? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। हाँ, तो कैसे जाएगा ये ग्राफ? ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, चलो थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाला केस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस बताओ। इसके रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्सएल। ठीक है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पर तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है बताओ? यहाँ पर तुम्हें क्या, तुम्हें एक्सएल को ऐसा लिख सकते हो, एक्सएल इजकल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बताना, अगर यहाँ पर एक्सएल बढ़ गया तो ये करंट क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा? ठीक, तो ये ग्राफ कैसे जाना चाहिए बताओ? इसका ग्राफ कैसा जाएगा? इसका ग्राफ ऐसे जाता है, देखो मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर। इसका ग्राफ ऐसे जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताना, एसी सर्किट को, एसी कंपोनेंट को, एसी करंट को सपोर्ट कौन करता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर? कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इसको वो करता है। सिंपल सी बात है यार, अभी तो बताया ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस? ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता क्या है? ठीक, अच्छा तुमने कभी ओपेरा सुना है? ओपेरा, ओपेरा कैसा होता है? किसी ने सुना है टीवी पे? व्हाट इज ओपेरा? किसी को पता है ओपेरा क्या होता है? नो सर। अच्छा, तुमने टीवी पे वो नहीं देखा, एक औरत बहुत तेजी से गाती है, बहुत तेज आवाज में चिल्लाती है? ओपेरा वाली। हाँ, हाँ सर, ओपेरा। हाँ सुना है, सुना है, सुना है। सुना है, नहीं सुना है? और उसमें हाँ चैलेंज हाँ। पता है क्या? हाँ, उसमें चैलेंज पता है क्या होता है? देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही है, बहुत बढ़िया। ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गा रही है। सर ये लड़की कौन है? मुझे क्या पता। ये तो तुमने कभी कभी सुना ही होगा टीवी पे। हाँ सर, सुना है सर। अच्छा, पता है इसमें ना एक चैलेंज होता है, पता है सबसे अच्छा ओपेरा वाला कौन होता है? सबसे अच्छा ओपेरा सिंगिंग किसकी होती है? सामने ग्लास रखते हैं ये लोग, ठीक है, और इस ग्लास को जो तोड़ दे अपनी सिंगिंग से, फ्रीक्वेंसी से, उसको कहा जाता है अच्छा। ठीक है, चलो देखता हूँ वो होगा क्या।
तुम्हें यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नहीं ये भी वो नहीं है, ये भी नहीं है। ना इसमें है ही नहीं, ठीक है। सर गलत न्यूज तो नहीं बांट रहे हो? अरे गलत न्यूज नहीं है यार। देखो इसको देखना जरा, No, our experts haven't been hitting the bottle. They're trying. देखो टूट गया ग्लास। अच्छा बताओ ये ग्लास टूटा कैसा होगा, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो। The problem is, if it doesn't work, you just look like a crazy lady screaming at a glass. Yes, maybe they should stick with science for now. देखना ध्यान This से। is trained vocalist Derek Tilton performing in Washington State. अच्छा देखो, कोई भी चीज, ये ग्लास ब्रेक क्यों हुआ, सिंपल सा फैक्ट है, इस ग्लास के जो मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बंदा भी उसी फ्रीक्वेंसी पे चिल्ला रहा है, ठीक है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी ना, ग्लास के मॉलिक्यूल की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी और इस बंदे की वॉइस की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी, तो एक कंडीशन आ जाती है जिसे कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। सो इसी फिनोमिना को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट में। सो रेजोनेंस याद रखना, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी बता रखा है, रेजोनेंस करके टॉपिक दे रखा है। Or shake harder and harder, and if you shake something hard enough, it will eventually break. So that's why this is so tricky. You have to sing at the exact right frequency and hold it really loudly. I can't break this particular glass, no matter how hard I try, because I can't hold that note loud enough. So it helps to know physics and also to be able to match the right pitch. I should probably disclose that I did some musical theater and a cappella in my day. His glass. चलो बहुत हो गया, ठीक। तो याद रखना, रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मैच करना। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को मैच करा देना, ठीक। तो क्या होगा अगर एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा, ठीक। याद रखना, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। किसकी फ्रीक्वेंसी? इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, ठीक है। फिर से देखो क्या होता है ये एट रेजोनेंस। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हाँ, एट रेजोनेंस एक्सेल जो है, ठीक है, एक्सेल जो है वो एक्ससी के इक्वल हो जाता है, ठीक। अच्छा इसका क्या मतलब है, एक्सेल और एक्ससी के इक्वल हो गया। देखो इसका सिंपल मीनिंग है, इसको ट्यूनिंग भी कहते हैं, ठीक है, और ट्यूनिंग। अच्छा तुमने रेडियो तो चलाया ही होगा बचपन में, है ना, तुम ट्यूनिंग करते थे, याद है ट्यूनिंग? उसको एक पर्टिकुलर नॉब पे घुमाते हैं और सिग्नल बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना। तो याद रखो, एक रेजोनेंस पे होता क्या है, एक्सेल को एक्सी से मैच कराने की कोशिश करी जाती है। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से क्या होगा, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया जो रेजिस्टेंस होता है एलसीआर सर्किट का, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, या एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए तो बता क्या हो जाएगा, बताना जरा। एक्सएल इक्वल हो जाए एक्सी के, तो ये चीज जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो गई जीरो। तो बताओ जेड किसके इक्वल हो जाएगा? जेड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, और इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं आर के इक्वल। बताओ यहां पर इंपीडेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया है, बताना। सर्किट का इंपीडेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया है? कम हो गया है। पहले इंपीडेंस इतना सारा था, देखो इतना ज्यादा इंपीडेंस था, अब इंपीडेंस आर के इक्वल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया एलसीआर सर्किट का। अच्छा अगर एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा कि सर्किट में करंट का अमाउंट क्या कर जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और बेटा जब करंट का अमाउंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा ना,
तो हमें जो भी सिग्नल सुनाई देना था वो बहुत शार्प सुनाई देगा, बहुत अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। समझ में आई ये बात? ठीक है, इसको एक और तरीके से समझते हैं। पहले तुमने ये तो सुना होगा रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची कभी सुना होगा ना? कितने पे आता है रेडियो मिर्ची? इसका नहीं पता सर, रेड एफएम वाले का पता है 93.5। हाँ, रेड एफएम, चलो रेड एफएम लिख लेते हैं, रेड एफएम, रेड एफएम। ठीक है, सो जो रेड एफएम है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 93.5। हाँ सर यही थी। हाँ, इतना मेगाहर्ट्ज होता है, इतना मेगाहर्ट्ज। ठीक है, याद रखना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सभी में एलसीआर सर्किट लगा होता है। एलसीआर सर्किट ही क्यों? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एलसीआर सर्किट ही एक ऐसा सर्किट है जिसमें ईएमएफ और करंट दोनों तुम अपनी मर्जी से लीड और लैग करा सकते हो। ठीक, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रेडियो ले लेते हैं, रेडियो, उस रेडियो में भी क्या लगा होगा? एलसीआर लगा होगा। क्या लगा होगा? एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, तुम क्या चाहते हो? तुम ट्यूनिंग कर रहे हो उसकी। एलसीआर सर्किट कैसा होता है, मतलब रेडियो कैसा होता है भाई? रेडियो ऐसा कुछ होता है, देखो मैं बना दे रहा हूं, समझ जाना, ऐसे करके होता है। ठीक है, और इसमें दो नॉब भी होते हैं यहाँ पर, और इस नॉब को तुम घुमाते हो, होता है या नहीं होता है? अच्छा, यहाँ पर एक एंटीना भी होता है ऐसे करके। ठीक है, अच्छा देखो तुम क्या कर रहे हो, जब तुम ये एंटीना घुमा रहे होते हो ना, तो तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। ठीक है, यहां से रेडियो स्टेशन, देखो मान लो यहां पर रेडियो स्टेशन है रेड एफएम वाला, ठीक, जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है कितने पे? 93.5 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक, जिस पे तुम्हें सॉन्ग सुनाई देना है, जो भी इसमें चलना है। अब तुमने क्या करा? तुमने इसको सेट करा। ठीक है, इसकी ट्यूनिंग करी। ट्यूनिंग क्या करी तुमने? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करी जिसमें ये अमाउंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सबसे कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? इस फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। तो जैसे इस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, तुम्हें एकदम अच्छे से सॉन्ग सुनाई देने लगता है। ठीक, ट्यूनिंग थोड़ी इधर उधर करो तो फिर से खरखर की आवाज आने लगती है, फिर से इसको एक पॉइंट पे ले आओ तो फिर से ये बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लगता है। मतलब तुम क्या करने की कोशिश करते हो? तुम वहां पर रेजोनेंस लाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तुम सेट करने की कोशिश करते हो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को, ताकि उसकी ट्यूनिंग हो जाए। ठीक, और ये कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आते ही सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब इस फ्रीक्वेंसी को ये सिग्नल क्या करेगा? ये रेडियो क्या करेगा? बहुत अच्छे से कैच कर लेगा। ठीक है, और कैच कर लेगा तो बहुत अच्छे से सुनाई देगा। सो कितनी फ्रीक्वेंसी पे सेट करा जाए? देखो इसको भी ना करने का एक तरीका होता है। अभी मैंने बताया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी होनी कितनी चाहिए, कैसे पता चलेगी? तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या लगा हुआ है? एलसीआर सर्किट लगा हुआ है। इंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, एक्सएल को एक्सी के इक्वल लाना है, यही तो करना है। तो ऐसा लाने के लिए देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है, रेजोनेंस वाली कंडीशन, रेजोनेंस। ठीक है, बताना है एक्सएल कितना होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल। ठीक है, और एक्सी कितना होता है? 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बताओ ओमेगा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ, ये भी तो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, अब बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर तुमने इस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया तो तुरंत के तुरंत उस सर्किट में क्या आ जाएगा? रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस आते ही क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छे से सिग्नल उसमें कैच करेगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े। तो मान लो, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक, जिसमें इंडक्टर कितना दे रखा है? इंडक्टर दे रखा है 1 हेनरी, और कैपेसिटेंस दे रखी है 1 फेरेड। तो बताना इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करो? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये दोनों ही 1 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, इतना हर्ट्ज। तो
अगर तुमने कोई भी सर्किट बनाया है और इसको इतनी फ्रीक्वेंसी पे रख दिया, अगर इस वाले सर्किट को इतनी फ्रीक्वेंसी पे रख देंगे, ठीक है, मतलब इसका जो ये करंट है, ये जो करंट यहाँ से जा रहा है उसको इतनी फ्रीक्वेंसी पे रख देंगे, तो डेफिनेटली इस पूरे सर्किट में करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये फिर वर्क ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है टोटल सर्किट की, वो आर के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर मैं आर भी लगा देता हूँ। चलो ठीक, कितनी सिंपल सी बात है। बताओ किसी को कोई डाउट ये समझने में? एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं। तो बेटा ध्यान से समझो, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है, तो फिर से देख लो, तुम बोलोगे सर रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग है। रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग क्या है? रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग है जब रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस कम हो जाए सर्किट में और करंट की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम पहुंच जाए। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब एक्सएल इक्वल होगा एक्ससी के। ठीक है, क्योंकि तभी जेड किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल, मतलब जेड सबसे कम पोजीशन पे है, सो करंट क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमाइज कर जाएगा। ठीक, बताओ कोई डाउट? तुम बताते ही नहीं हो, पूछते भी नहीं हो कुछ। चलो इसका ग्राफ कैसा जाएगा जरा ध्यान से देखना, कैसे जाता है इसका ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है। देखो देखो अभी तक एक बात तो बहुत ही क्लियर है। क्या बात क्लियर है? कि यहां पर जो भी सर्किट है, ठीक है, जो भी एसी सर्किट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, राइट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट होते हैं। तो ऐसे सर्किट का ग्राफ कैसा बनेगा? अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर हायर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और यहां पर कहीं पर वो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें चाहिए, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू अंडर रूट 2 पाई एलसी वाली, ठीक है, ऐसी वाली। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा करंट का, तो बताना करंट का ग्राफ क्या ऐसे नहीं जाएगा? बताना। अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज कर जाता है सर्किट में। ठीक है, ये देखो मैक्सिमाइज कर गया। बताओ किसी को कोई डाउट? चलो फिर से ज्वाइन करो, फिर से पढ़ते हैं इसको। हाँ, सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड होने की वजह से देखो अभी मैंने बताया कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर सर्किट में करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज कर जाता है, ठीक, और इंपीडेंस क्या कर जाता है, मिनिमम हो जाता है, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज कर जाएगा। तो ऐसे केस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखो कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली कि लोअर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ठीक, करंट मैक्सिमाइज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये रही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी बात है ये, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और करंट इसमें क्या कर गया, मैक्सिमाइज कर गया। ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो इस वाले में जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो देखो ऐसे करके मैं बना रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास 2 रेडियो है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास है रेडियो 1, ठीक है, ये पहला रेडियो है, रेडियो 1, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास रेडियो 2। ठीक, अच्छा रेडियो 1 जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब में एलसीआर लगा रहेगा,
ठीक है, तो मान लो इसमें LCR लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये रहा L, ये रहा C और ये रहा R। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। फिर से ये हो गया इंडक्टर, फिर से कैपेसिटर और फिर से रेजिस्टेंस। ठीक है, LCR। अच्छा, ये ट्वाइस ऑफ R है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पर कम है। अभी मैंने बताया कि इसकी तुमने ट्यूनिंग इस तरीके से कर दी कि तीनों दोनों के दोनों किस में आ गए, रेजोनेंस पे आ गए। इसकी भी ट्यूनिंग कर दी और इसकी भी ट्यूनिंग कर दी, तो दोनों रेजोनेंस पर आ गए। अच्छा, दोनों रेजोनेंस पे आएंगे तो बताओ इसका क्या मतलब है। रेजोनेंस का मतलब है, अभी मैंने बताया, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ एक्सएल और एक्सी का है भाई, इसके रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्सएल और इसके रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी रेजोनेंस सेट कर दो, यहाँ पर भी एक रेजोनेंस सेट कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सी के। तो बेटा जब ऐसे होगा तो बताना इम्पीडेंस क्या हो जाएगा दोनों सर्किट का। मैंने इम्पीडेंस लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा, यहाँ पर इम्पीडेंस होगा आर स्क्वायर या 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, कुछ भी कर लो क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा रेजोनेंस में क्या होगा, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो गया है, तो ये वाले कंपोनेंट तो हट गए। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट हट जाएंगे, ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है। ठीक, तो बताओ Z किसके इक्वल होगा, यहाँ Z इक्वल होगा R के। ठीक है, और यहाँ पर Z किसके इक्वल होगा, यहाँ पर Z इक्वल होगा 2R के। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर मैं दोनों का फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ बनाऊं तो बताओ कैसे बनेगा ये ग्राफ। ये ग्राफ क्या कुछ ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। ठीक, और दूसरे का ग्राफ बनेगा ये। बताओ ये वाला ग्राफ किसके लिए है, R के लिए या 2R के लिए, सोच के बताना। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, R के लिए है या 2R के लिए है। सर R के लिए। R के लिए, क्योंकि जरा तुम ही ध्यान से सोचो ना, अगर रेजिस्टेंस सर्किट में कम है तभी तो करंट मैक्सिमाइज करेगा, और ये करंट वाली एक्सिस है। तो देखो यहाँ पर करंट इतना है, ठीक है, और यहाँ पर करंट इतना है, तो डेफिनेटली करंट इस वाले में कम है, तो इसका रेजिस्टेंस 2R होगा, इसका रेजिस्टेंस R होगा। ठीक, अच्छा ये एक बात बताना, करंट मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2π√LC, और ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन इस पे करंट कम है, इस पे भी करंट कम होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। और बताओ कुछ, और किसी को कुछ पूछना है। R के लिए, सही बात है। ठीक, बहुत सिंपल सा फैक्ट है ये, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया, रेजोनेंस की एप्लीकेशन है सबसे अच्छी एप्लीकेशन, ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट। अगर सर्किट की ट्यूनिंग करनी है मुझे रेडियो में, ठीक है, सेट करना है कोई एक पर्टिकुलर चैनल, तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करता हूँ। इसी को कहते हैं LCR। ठीक है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी समझना ध्यान से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भाई। ठीक है, सो यहां पर देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि यहां से यहां तक देखो ये करंट मैक्सिमम हुआ और फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही करंट मैक्सिमाइज हुआ है। ठीक है, चलो अब रेडियो की बात करते हैं या एक सर्किट की बात करते हैं।
याद रखना एलसीआर सर्किट हर फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करता बहुत अच्छे से, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ही एलसीआर सर्किट वर्क करता है। ठीक, अभी मैंने तुम्हें बताया कि एलसीआर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करंट कैसे जाता है, ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है, देखो फिर से बना दे रहा हूं यहां पर, ऐसे जाता है। ये अगर करंट है और ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ठीक है, थोड़ा ऐसे बना देता हूं। ठीक है, सो बेटा याद रखना हर फ्रीक्वेंसी के लिए भी एलसीआर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो मान लो एलसीआर सर्किट वर्क तब तक करेगा। अच्छा, ये जो अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये इसकी पीक करंट है, पीक वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आई नॉट। ठीक है, कोई भी एलसीआर सर्किट सिर्फ तभी तक वर्क कर सकता है जब तक उसकी पावर कितनी हो, हाफ हो। हाफ पावर से कम अगर पावर मिल रही है उसको तो कभी भी वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। ठीक, तो मान लो ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसपे हाफ पावर मिल रही है। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जिसपे उसको हाफ पावर मिल रही है। ठीक है, सो मैं यहां पर तुम्हें लिख के दिखा दे रहा हूं कि ये है हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये और ये हो गई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इसी के अंदर हमारा एलसीआर सर्किट वर्क करता है। अच्छा, जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा एलसीआर सर्किट वर्क करता है उतनी फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। ठीक, तो याद रखना जो हमारा एलसीआर सर्किट है या जो एसी सर्किट है जो एलसीआर बेस्ड है वो हर फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता। कम से कम उसको कितनी पावर चाहिए सर्किट को चलने के लिए जिससे बिल्कुल शार्प सुनाई दे, अच्छा सा एकदम अच्छे से सर्किट वर्क करे, वो है हाफ पावर। ठीक, सो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जब तक रहेगी तब तक सर्किट बहुत अच्छे से काम करता है। और इसी फ्रीक्वेंसीज को जिसपे सर्किट की पावर हाफ हो जाती है उसको कहते हैं हम हाफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसी के अंदर ये वर्क करता है, इससे कम के लिए वर्क नहीं करेगा। इतने सर्किट के इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये सर्किट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो इस फ्रीक्वेंसी के लिए और इस फ्रीक्वेंसी के लिए इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। जो ये वर्क कर सकता है वो सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी के अंडर कर सकता है बहुत अच्छे से, और जिस फ्रीक्वेंसी के अंडर ये वर्क कर पा रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। और ये बैंडविड्थ बहुत जरूरी है। ठीक है, चीजों को करने के लिए। हाँ, सो ये जो हो गया ये हो गया हमारा बैंडविड्थ। ठीक, याद रखना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो सर्किट में आता है, ठीक है, वो करंट होता है आई नॉट बाय √2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एलसीआर सर्किट को यानी कि एसी सर्किट को चलाने के लिए कितने करंट की मिनिमम जरूरत पड़ती है जिससे वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, तो तुम क्या बोलोगे, सर करंट जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है मतलब आई नॉट बाय √2 इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया भाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो कि ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है डाउट? नोबडी इज रिस्पॉन्सिंग। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। चलो कोई नहीं, तो इसको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज वेरी नेसेसरी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नोट करके, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी is the lowest frequency on which LCR circuit works। ठीक है,
और दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप होता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक, राइट। चलो अब हमें बैंडविड्थ करना है। बैंडविड्थ टॉपिक है हमारा, बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ क्या होता है? अभी मैंने बताया तुम्हें, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जिसके बीच में सर्किट बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है, जिसके बीच में मतलब रिस्पॉन्सिव हो हमारा सर्किट, ठीक। सो द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ऑफ हाफ पावर frequencies is called bandwidth। इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा और डेल्टा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा और डेल्टा एफ, ठीक है। और अभी तुमने देखा है कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है। बैंडविड्थ का सिंपल फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एफ से, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी का गैप होता है F2 माइनस F1। तो बैंडविड्थ और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये मुझे निकालना है, और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो बैंडविड्थ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, लिख के बताओ कोई डाउट सर है। एक बार हाफ हाँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बता दो दोबारा। देखो देखो अभिनव, जो हमारा LCR सर्किट होता है ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में LCR सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे सब में AC करंट जाता है, ठीक है। सो AC करंट या AC सर्किट हर फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते। उनको एक पर्टिकुलर पावर चाहिए ही चाहिए जिसपे वो वर्क करेंगे। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि कम से कम हाफ पावर तो होनी चाहिए एसी सर्किट की अगर उन्हें वर्क कराना है तो, ठीक है। और हाफ पावर लाने के लिए एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, ठीक है। पावर और फ्रीक्वेंसी का बहुत तगड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि पावर देखो, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की स्क्वायर के, और करंट यहाँ पर एसी करंट है, तो क्या करंट में फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं होगी? होगी। तो अगर तुम करंट की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो क्या पावर सेट होगी या नहीं होगी? होगी। तो ऐसा देखा गया कि अगर करंट की फ्रीक्वेंसी कुछ इस हद तक है कि सर्किट में हाफ पावर आ रही है और उससे ज्यादा पावर आ रही है, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है रेजोनेंस सर्किट, मतलब LCR सर्किट, ठीक है। और उन फ्रीक्वेंसीज के बीच जो भी फ्रीक्वेंसीज होगी, मान लो मैं इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, इस पे ऑपरेट कराना चाहता हूं, तो क्या सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा? करेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहता हूं तो सर्किट काम करेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहता हूं तो करेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहता हूं तो काम करेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि करंट क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया है। फिर इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा 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 करेगा, ठीक। फिर थोड़ा खड़खड़ 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 आने लग जाएगा, फिर हाफ फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे इससे नीचे करा तुमने तो काम करना बंद कर देगा वो हमारा सर्किट, LCR सर्किट, ठीक। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बीच सर्किट में हाफ पावर रहे और जिसके बीच सर्किट काम करे, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जिसपे हाफ पावर आ जाए उसे कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज को रिलेट करके देखो भाई। फिर से जहां डाउट हो पूछ लेना मुझसे। कहीं तुम सोचो ये कैसे ग्राफ बन रहा है, मैंने ये बताया है कि LCR सर्किट पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है। सो जब रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या करंट नहीं डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे? करेगा। और जब करंट डिपेंड करेगा तो पावर भी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, और हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट हमें मिलेगा, राइट। सो याद रखना, AC सर्किट हर फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करते।
उनको वर्क करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ग्रुप चाहिए होता है जिसे बैंडविड्थ कहते हैं। अच्छा, किसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना है? सुना है 2G घोटाला, 3G घोटाला? सर जो कांग्रेस ने करवाया था। हाँ, जो कांग्रेस ने करा था, याद है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो वो क्या घोटाला था? सरकार ना सभी चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, सभी न्यूज चैनल्स को, सभी रेडियो वाले चैनल्स को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट करती है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर सकते हैं, ठीक, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो अपना चैनल चला सकते हैं। तो क्या करा था उसने? उस फ्रीक्वेंसी में घोटाला करा था सरकार ने, अपनी मर्जी से बांट दिए थे। जिसने ज्यादा पैसे, मतलब उन्हें जितने ज्यादा रिश्वत दी, उनको उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली दे दी। ठीक है, ये घोटाला था वो 2G घोटाला। और कम घोटाला नहीं था वो, 2 लाख करोड़ का घोटाला था। तो याद रखो, ये जो बैंडविड्थ होती है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। देखो इसकी कितनी औकात है, 2-2, 3-3 लाख करोड़ में बिकती है ये। ठीक, 2 लाख में नहीं, 2 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। बहुत होता है ये, ठीक है, यूपी का बजट है इतना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? कुछ भी आज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो पूछो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो, इसकी वीडियो और लेक्चर देखो, इसके नोट्स और लेक्चर मैं वहीं डालूंगा। कहां पर डालूंगा? उस वहां पर, उस ऐप पर। ऐप पे। ठीक है, सो आपको जो भी नोट्स हैं और जो भी चीजें हैं वो ऐप पर आया करेंगी। ठीक, क्योंकि क्या, चलो छोड़ो, क्या ही तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। ठीक है, और इसको जल्दी से खत्म करके भाई हमें रिवीजन भी करनी है, अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। चलो ठीक है, ओके।